Welcome to Bind EduTech. Myself Vijay Yadav, and in our previous videos we were discussing a chapter named Journey to the End of the Earth, written by तिशानी दोशी. ये चैप्टर हम लोग शुरू किए थे. हम लोग 2-3 वीडियोज़ इस चैप्टर का बना चुके हैं. शॉर्ट एक रिकैप लेते हैं, वेरी शॉर्ट रिकैप कि क्या क्या अभी तक के वीडियोज़ में बता चुके हैं. डिटेल्स में देखने के लिए आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं. तिशानी दोशी के बारे में शुरू किया गया. तिशानी दोशी बर्थ ईयर, बर्थ डेट बताया गया. उनका होम टाउन बताया गया कि चेन्नई है. वो एक इंडियन पोएट हैं, जर्नलिस्ट हैं और एक रिनाउंड डांसर के रूप में भी उनको जाना जाता है. उसके बाद उनके द्वारा लिखे गए कुछ पोयम बुक्स, जिनको कि कुछ अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, उनके बारे में बताया गया था. बुक्स का नाम यहाँ है. इसको ये अवार्ड मिला था. ये उसका डेब्यू पोएट्री बुक था, मतलब फर्स्ट पोएट्री बुक था. उसको फॉरवर्ड प्राइज़ मिला था 2006 में. फिर 2021 में उनके ही एक और पोएम बुक को नॉमिनेट किया गया है इसी अवार्ड के लिए. उस बुक का नाम है अ गॉड एट द डोर. उसके बाद ये चैप्टर शुरू हुआ था हमारा टेक्स्ट बुक, जिसमें एक सेंटेंस था कि अगर आप प्लैनेट के हिस्ट्री, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो एंटार्क्टिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो. और फिर हैप्पी जर्नी हमें बोला गया था, बॉर्न वॉयज. ये जर्नी तिशानी दोशी ने किया है और जर्नी करने के बाद तिशानी दोशी उस पर एक पैराग्राफ लिखती हैं और उस पैराग्राफ को एक चैप्टर के रूप में यहाँ प्रेजेंट किया गया है. चैप्टर जब हमारा शुरू हुआ था तो तिशानी दोशी ने बताया था कि वो एक रशियन रिसर्च शिप, जिसका नाम यहाँ दिया हुआ है, उस पर वो सवार हुई थी. अर्ली दिस ईयर, मतलब उस साल के अर्ली मंथ्स का समय था और वो शिप जा रहा था एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका जो कि 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट है, जो कि हमारे वर्ल्ड मैप में, ग्लोब में एट द बॉटम है. सदर्न पोल में, साउथ पोल में ये एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है. एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के बारे में ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स हैं कि एंटार्क्टिका वर्ल्ड का कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट है. इसमें एक वर्ड और हम ऐड करना चाहेंगे जो है हाईएस्ट. Antarctica is the coldest, driest, windiest and highest continent in the world. जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स, उसमें से एंटार्क्टिका सबसे कम टेम्परेचर वाला जगह है, सबसे ड्राई है, मतलब वहाँ H2O के फॉर्म में वाटर नहीं है, सिर्फ आइस है. विंडिएस्ट मतलब वहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं. और हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचे एल्टीट्यूड पे एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है. वहाँ के जर्नी पे वो निकलती हैं अर्ली ईयर एक रशियन शिप से. रिसर्च शिप नाम दिया हुआ था. उनका जर्नी मद्रास से शुरू होता है. मद्रास का लोकेशन दिया हुआ था 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. और मद्रास से वो निकल करके और एंटार्क्टिका पहुँचने में उनको क्या क्या क्रॉस करना पड़ता है वो यहाँ लिखा हुआ है. इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग, मैंने आपको बताया था 9633, 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड 3 इकोस्फीयर्स. इतना सब कुछ पार करके वो एंटार्क्टिका पहुँची थी. जब वो एंटार्क्टिका पहुँची तो उसका फर्स्ट इमोशन के बारे में डिस्कस किए थे. दैट वाज ऑफ रिलीफ. फर्स्ट इमोशन वाज ऑफ रिलीफ. और उसका पूरा जर्नी जो था ओवर 100 आवर्स का था और उसमें कार, एरोप्लेन और शिप तीनों को यूज़ की थी वो.
फर्स्ट इमोशन रिलीफ का था, दो चीज़ों को देख करके, एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन। लेकिन उसका ये जो रिलीफ वाला इमोशन था वो ज़्यादा देर तक नहीं रहा और तुरंत उसके बाद उसको गहरा आश्चर्य हुआ, प्रोफाउंड वंडर। तिशानी दोषी को गहरा आश्चर्य हुआ। दो तीन रीजंस थे आश्चर्य के पीछे। पहला, उसके उस जगह के मतलब एंटार्क्टिका के विशालता को देख करके उनको आश्चर्य हुआ, उस जगह के आइसोलेशन को देख करके आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य का मुख्य कारण कुछ और था जब वो ये सोचती हैं कि वो कौन सा समय रहा होगा जब इंडिया और एंटार्क्टिका सेम लैंड मास के हिस्से हुआ करते थे। और फिर मैंने आपको प्लैनेट का हिस्ट्री बताया था कुछ मैप्स को दिखा करके प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहले हमारे प्लैनेट पर एक ही लैंड मास था, उसका नाम भी बताया था। फिर वो लैंड मास दो टुकड़ों में बटा तो दो लैंड मासेस का अलग अलग नाम। उसके बाद जो सदर्न साइड वाला लैंड मास था उसका नाम गोंडवाना था, तो वो मैंने आपको मैप में समझाया था। उसी के बारे में पार्ट ऑफ हिस्ट्री में लिखा गया है कि 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना नाम का जायंट एमलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट पाया जाता था। और उस समय मतलब 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना पर आज के जैसे सिचुएशंस नहीं थे, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट। क्या क्या डिफरेंस था? ह्यूमंस नहीं आए थे उस समय, ह्यूमन बींग्स नहीं थे, क्लाइमेट बहुत वार्म था और अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते थे गोंडवाना पर। गोंडवाना 500 मिलियन सालों तक फलता फूलता रहा, थ्राइव्ड मतलब फ्लरिश करता रहा। फिर 150 मिलियन साल पहले, आज से 150 मिलियन साल पहले, वो गोंडवाना का जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो भी ब्रेक हो गया, 5 पार्ट्स उसके निकले और उन पांचों पार्ट्स का नाम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और जिस समय ये ब्रेकिंग हो रहा था, सेपरेशन हो रहा था, गोंडवाना के 5 टुकड़े अलग हो रहे थे, उस समय एक इम्पॉर्टेंट घटना जो हो रही थी वो यहाँ है कि एक प्रजाति का अंत हो रहा था, वाइप्ड आउट मतलब फिनिश हो रहा था एक प्रजाति, और दूसरे प्रजाति का शुरुआत हो रहा था। जो प्रजाति फिनिश हो रही थी वो थी डायनासोर्स की प्रजाति, और जिस प्रजाति की शुरुआत हो रही थी वो थी मैमल्स की प्रजाति। लैंडमास जो था गोंडवाना वो 5 टुकड़ों में बट गया, जिन टुकड़ों को आज हम कंट्रीज़ वगैरह के नाम से जानते हैं, और वो पांचों नाम मैंने आपको बताए थे। फिर हम लोग आए थे टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ। अभी अगर हम लोग एंटार्क्टिका को विजिट करते हैं तो हम लोग अपने इतिहास को जान पाते हैं। फिर ग्रैस्प वर्ड था, इंफॉर्मेशन कुछ मिलता है। 2 इंफॉर्मेशन है, हम लोग कहाँ से आए हैं और हम लोग का फ्यूचर क्या होने वाला है, ये दोनों चीज़ों का इंफॉर्मेशन मिलता है। और फिर कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ चीज़ों के बारे में हमें समझ आता है एंटार्क्टिका को विजिट करने के बाद। कौन सी चीज़ों का समझ आता है? तो यहाँ है इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्डिलरन फोल्ड्स, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, ओजोन एंड कार्बन एंड इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। ये सारे मीनिंग्स जो हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। उसके बाद था एक माइंड बॉगलिंग वर्ड, कि जब आप ये सोचिएगा कि मिलियन ईयर्स में हमारे प्लैनेट में क्या क्या हुआ है तो आपका दिमाग चकराने लगेगा, माइंड बॉगलिंग होने लगेगा। फिर 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिए थे। फर्स्ट था फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़, कि हिमालयाज़ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो उसमें भी डिस्कस किए थे कि इंडिया वाला टुकड़ा जो था वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, जाके एशिया वाले टुकड़े से वो टकराया और उसके बाद फोर्स लगते रहने के वजह से वहाँ पर एक फोल्ड क्रिएट हो गया। उसी फोल्ड को कॉर्डिलरन फोल्ड्स बोलते हैं और उसी फोल्ड को आज हम लोग हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं। तो ऐसे हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद दिया है कि एंटार्क्टिका फ्रिजिड कैसे हुआ। जब एंटार्क्टिका हिस्सा था गोंडवाना का तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, वार्मर क्लाइमेट लिखा हुआ था,
70 टू 80 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर हुआ करता था गोंडवाना का। और जब गोंडवाना में एंटार्क्टिका वाला पार्ट था तो वहाँ भी उतना टेम्परेचर हुआ करता था। पर वो एंटार्क्टिका आज दुनिया का कोल्डेस्ट जगह कैसे बन गया, तो उसमें बताया था कि साउथ अमेरिका जो कि गोंडवाना से निकला था वो मूव कर रहा था टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो लॉरेशिया से निकला था, और उसके बाद साउथ अमेरिका के मूव करने के बाद वहाँ एक रास्ता बन गया जिसका नाम ड्रेक पैसेज है, और उसी रास्ते से कोल्ड सरकमपोलर करेंट्स को एंटार्क्टिका तक पहुँचने का मौका मिला, जिसके वजह से एंटार्क्टिका धीरे धीरे करके फ्रिजिड हो गया, जम गया। आज एंटार्क्टिका पर दुनिया का 90% आइस स्टोर है। दुनिया का 90% आइस एंटार्क्टिका में स्टोर है, और दुनिया में फ्रेश वाटर मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें 70% फ्रेश वाटर जो पूरी दुनिया में यूज़ होता है वो एंटार्क्टिका के बर्फ़ के पिघलने के वजह से जो वाटर मिलता है वही फ्रेश वाटर 70%, पूरा दुनिया जितना फ्रेश वाटर यूज़ करता है उसका 70% सिर्फ एंटार्क्टिका से मिलता है। तो वो एंटार्क्टिका फ्रिजिड हो गया उसके बाद इन कोल्ड सरकमपोलर करंट्स के वजह से। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, इसके आगे बढ़ते हैं। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, यहाँ तिशानी दोषी अपने आप को सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन बता रही हैं, क्योंकि तिशानी दोषी बिलोंग करती थी चेन्नई से, तो वो साउथ इंडियन हुई। और चेन्नई के लोग सन वर्शिपिंग होते हैं, वो लोग सूर्य की पूजा ज़्यादा करते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग सूर्य के प्रकोप से बचने के लिए शायद सूर्य भगवान की पूजा ज़्यादा करते हैं। दे आर सन वर्शिपिंग, साउथ इंडियंस आर सन वर्शिपिंग। और माई सेल्फ मतलब तिशानी दोषी, कहीं भी इस चैप्टर में आई वर्ड का यूज़ हुआ है तो वो भी तिशानी दोषी के लिए है। यह माई सेल्फ वर्ड तिशानी दोषी का है। तो एक तिशानी दोषी एक साउथ इंडियन थी, और उनके लिए 2 सप्ताह एक ऐसे जगह पर गुजारना जहां अर्थ का 90% बर्फ स्टोर किया हुआ है, ऐसे जगह पर 2 वीक्स गुजारना ये बहुत मुश्किल काम था। देखिए, अगर आप लद्दाख या कश्मीर में रहने वाले किसी व्यक्ति को एंटार्क्टिका ले जाते हैं तो उस व्यक्ति पर एंटार्क्टिका के ठंड का, कोल्ड का उतना असर नहीं पड़ेगा जितना असर किसी साउथ इंडियन पर पड़ेगा, क्योंकि साउथ इंडियंस को वार्मर क्लाइमेट में रहने का हैबिट है। वो लोग 40 डिग्री 45 डिग्रीज के क्लाइमेट में रहते हैं, और जब 45 डिग्री में रहने वाले किसी व्यक्ति को आप -70 डिग्री में ले जाइएगा, -80 डिग्री में ले जाइएगा, तो उस पर उस ठंड का ज़्यादा असर होता है। तो तिशानी दोषी लिखती है कि मैं एक गर्म जगह से हूँ, मैं सन वर्शिपिंग जगह से हूँ, साउथ इंडियन हूँ, और मुझे जब उस जगह पे ले जाया गया एंटार्क्टिका पर जहाँ दुनिया का 90% बर्फ़ मौजूद है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बताया है कि उस जगह का जो जर्नी था वो 2 वीक्स का था। ये याद रखने वाला पॉइंट है, 2 वीक्स, 2 सप्ताह का जर्नी था, अराउंड 14 डेज, 14 दिन, 2 सप्ताह का जर्नी था। और 2 सप्ताह जो वो उस जगह पे गुजारी जहाँ पे दुनिया का 90% आइस स्टोर है, तो उस जगह पे वहाँ के ठंड का लेखिका के बॉडी पे और उसके माइंड पे बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा था। यहाँ लिखती हैं इज़ अ चिलिंग प्रॉस्पेक्ट। चिलिंग प्रॉस्पेक्ट मतलब बहुत ठंड वाला फीलिंग था वहाँ पर उनके लिए, क्योंकि वो गर्म प्रदेश से आई थी। और उस ठंड का क्या इफ़ेक्ट हो रहा था ये ब्रैकेट में लिखा है, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। उस ठंड का, चिलिंग प्रॉस्पेक्ट का
ये इफ़ेक्ट हो रहा था तिशानी दोषी के शरीर पर और उसके माइंड पर कि वो लिखती हैं कि उनका सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शन फ्रीज हो जा रहे थे। सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शन ये बायोलॉजिकल टर्म है। शॉर्ट में हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है शरीर में वो सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, और जो हम लोग फूड खाते हैं वो फूड जब हमारे शरीर में जा कर के ब्रेक होता है तो उससे जो हमें एनर्जी मिलता है उस पूरे प्रोसेस को मेटाबॉलिक फंक्शन बोला जाता है। तो लेखिका बोलती है कि मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था उस ठंड के वजह से, और मेटाबॉलिक फंक्शन भी उनका ठीक से काम नहीं कर रहा था। सिर्फ यही नहीं, उस ठंड का असर लेखिका के इमेजिनेशन पे भी पड़ रहा था। मतलब लेखिका के बॉडी और उनके माइंड दोनों पर उस जगह के चिलिंग प्रोस्पेक्ट का, मतलब एक्सट्रीम कोल्ड का असर हो रहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि लेखिका कितना वीक एंटार्क्टिका पर गुजारी थी तो 2 वीक्स इसके पहले बताया गया, 2 सप्ताह। लेखिका के लिए वो जगह क्यों ज़्यादा तकलीफ देह था? क्योंकि लेखिका वार्म क्लाइमेट में रहने वाली चेन्नई से बिलोंग करती थी, और उनको जब कोल्डेस्ट प्लेस पर ले जाया गया तब उस जगह का कोल्ड का काफ़ी बुरा असर उन पर होता था। उनके सर्कुलेटरी फंक्शंस, उनके मेटाबॉलिक फंक्शंस दोनों ठीक से काम नहीं कर रहे थे, और यहाँ तक कि उसके इमेजिनेशंस भी फ्रीज हो गए थे उस ठंडे वाले जगह पर। इट इज़ लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल। पिंग पोंग बॉल का मतलब होता है टेबल टेनिस बॉल। टेबल टेनिस का बॉल जो बहुत छोटा साइज का होता है और कंप्लीट वाइट कलर का होता है, कंप्लीट वाइट और छोटा साइज का होता है। तो यहाँ जायंट वर्ड यूज़ किया गया, मतलब बड़ा। उसको एंटार्क्टिका पर लेखिका को ये फील हो रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़े पिंग पोंग बॉल पर वॉक कर रही हूँ। पिंग पोंग बॉल क्योंकि वाइट होता है कंप्लीट, और एंटार्क्टिका पर भी जहाँ तक नज़र जाता था सिर्फ और सिर्फ वाइट लैंडस्केप दिखाई पड़ता था। तो इसीलिए कंपेयर किया गया है एंटार्क्टिका को पिंग पोंग बॉल से, दोनों के वाइटनेस के वजह से। डिफरेंस क्या था? डिफरेंस दोनों में ये है कि एंटार्क्टिका बहुत बड़ा जगह है और पिंग पोंग बॉल बहुत छोटी चीज़ होती है। तो उसके लिए जायंट वर्ड यूज़ कर दिया है कि एक जायंट पिंग पोंग बॉल है, बहुत बड़ा साइज़ का पिंग पोंग बॉल है, उस पर मैं पैदल चल रही हूँ, ऐसा उसको फील हो रहा था एंटार्क्टिका पर जब वो चल रही थी। और उस जायंट पिंग पोंग बॉल पे किसी तरह का ह्यूमन मार्कर प्रेजेंट नहीं था। डिवॉइड ऑफ ह्यूमन मार्कर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। डिवॉइड मतलब वंचित, वंचित मतलब नॉट प्रेजेंट, और ह्यूमन मार्कर्स मतलब मानव चिन्ह। एंटार्क्टिका पर जिसको एक जायंट पिंग पोंग बॉल बोला गया वाइटनेस के वजह से, उस जगह पर ह्यूमन बींग्स के कोई निशान नहीं पाए गए। जब वहाँ पे तिशानी दोषी पहुँची, जब वो वहाँ पे घूम रही थी, तो उन्होंने देखा कि ये जगह पूरी तरह से वंचित है ह्यूमन मार्कर्स से। अब ह्यूमन मार्कर्स में 2-3 चीज़ों को यहाँ डिस्क्राइब किया है। ह्यूमन मार्कर्स जैसे नो ट्रीज़, नो बिलबोर्ड्स, नो बिल्डिंग्स। ये ट्रीज़ जो हैं, बिलबोर्ड्स जो हैं और बिल्डिंग्स जो हैं, ये तीनों ह्यूमन मार्कर्स हैं। मतलब जहाँ भी मनुष्य रहेगा वहाँ ये तीनों चीज़ें आपको नज़र आएंगी। पेड़ नहीं रहेगा वहाँ मनुष्य नहीं रह सकता है। बिलबोर्ड्स का मतलब है एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स। किसी भी तरह का दुकान के ऊपर कोई बोर्ड लगा हुआ है, या कोई अपने इंस्टीट्यूट का या किसी भी चीज़ का एडवर्टाइज़ करने के लिए बोर्ड लगाया है, तो उन सारे बोर्ड्स को बिल बोर्ड्स बोले जाते हैं। तो जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ बिल बोर्ड्स की भरमार होती है, वहाँ पेड़ भी रहते हैं और वहाँ बिल्डिंग्स होते हैं इंसानों के रहने वाले जगह पर। लेकिन एंटार्क्टिका पर ऐसा किसी तरह का ह्यूमन मार्कर नहीं मिला तिशानी दोषी को।
मतलब वहाँ नो ट्रीज मतलब कोई पेड़ पौधे नहीं थे, नो बिलबोर्ड्स किसी तरह का बिलबोर्ड नहीं था, एंड नो बिल्डिंग्स किसी तरह के घर नहीं थे। तो एंटार्क्टिका वॉज डिवॉइड ऑफ ह्यूमन मार्कर्स। ये एंटार्क्टिका पूरी तरह से मानव चिन्ह से रहित है, मानव चिन्ह वहाँ नहीं मिलता है देखने को, और ये हैं वो मानव चिन्ह। You lose all earthly sense of perspective and time here। एंटार्क्टिका पर जब आप जाते हैं तो आपको ये महसूस होने लगता है कि आप इस प्लैनेट से निकल करके किसी और प्लैनेट पे चले गए हों। यहाँ इस लाइन का बहुत सिंबॉलिक मीनिंग है, डीप मीनिंग है, इसको आप ट्रांसलेट अनुवाद करके नहीं समझ सकते हैं। लिखती हैं, यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर। हेयर मतलब एंटार्क्टिका पर, यू लूज मतलब आप खो देते हैं, ऑल अर्थली सेंस ऑफ टाइम एंड पर्सपेक्टिव मतलब कि इस प्लैनेट पर होने का आपको एहसास नहीं होता। जब आप एंटार्क्टिका पे होते हैं तो आपको ऐसा फील होता है जैसे आप प्लैनेट अर्थ को छोड़ करके किसी और प्लैनेट पे पहुंच गए हों। ये फील होने के पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। अगर आपसे रीज़न पूछ दिया जाए कि ऐसा क्यों फील होता है एंटार्क्टिका पर कि हम किसी दूसरे ग्रह पे पहुंच गए हैं, तो बहुत छोटा सा रीज़न है, बिकॉज एंटार्क्टिका इज़ डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। क्योंकि एंटार्क्टिका किसी भी तरह के मानव चिन्ह से रहित है, वंचित है। इस पूरी दुनिया में एंटार्क्टिका को छोड़ करके ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मनुष्य नहीं बसे हुए हैं। एकमात्र एंटार्क्टिका ऐसा जगह है जहां मनुष्य नहीं है। तो जब आप वहां जाते हैं तो आपको ऐसा फील होने लगता है कि आप अपने प्लैनेट को छोड़ करके किसी और प्लैनेट पर पहुंच गए हैं। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। अब एंटार्क्टिका का विजुअल स्केल डिस्क्राइब किया है तिशानी दोषी ने। विजुअल स्केल का मतलब है कि एंटार्क्टिका पर आपको कितनी छोटी चीज़ें और कितनी बड़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसको विजुअल स्केल बोला गया। रेंज कि कितनी छोटी चीज़ें और कितनी बड़ी चीज़ें एंटार्क्टिका पे आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटी चीज़ें, वो चीज़ें जो नेकेड आई से नहीं देखी जा सकती हैं, वो चीज़ें भी एंटार्क्टिका पे प्रेजेंट हैं। और माइटी का मतलब है बहुत विशाल विशाल चीज़, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बिग इन शेप एंड साइजेस। तो माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म चीज़ों से लेकर के विशालकाय चीज़ों तक विजुअल स्केल है एंटार्क्टिका का। फिर वहाँ उसका एग्जाम्पल दिया है मिजेज एंड माइटेज। मिजेज एंड माइटेज का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। दो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं हिंदी में, कीड़े मकोड़े, उसको इंग्लिश में मिजेज एंड माइटेज। अब कीड़े मकोड़े जो है वो माइक्रोस्कोपिक के एग्जाम्पल हैं कि माइटी के एग्जाम्पल है? वो माइक्रोस्कोपिक के एग्जाम्पल है बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो माइक्रोस्कोपिक का एग्जाम्पल दिया कि कीड़े मकोड़े जैसे बहुत सूक्ष्म चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर पाई जाती हैं। फिर माइटी का एग्जाम्पल दिया कि विशालकाय चीज़ें क्या हैं, तो उसका एग्जाम्पल देते हैं टू ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। वहाँ पे ब्लू वेल जितनी बड़ी चीज़ें भी दिखाई पड़ती हैं, ब्लू वेल नहीं दिखाई पड़ती हैं, ब्लू वेल का साइज खाली एग्जाम्पल दिया गया है। ब्लू वेल जितनी बड़ी चीज़ें, जैसे कीड़े मकोड़े रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को, वैसे ब्लू वेल रिप्रेजेंट करती है माइटी चीज़ों को, विशालकाय चीज़ों को। और आइसबर्ग्स, आइसबर्ग्स किसको बोलते हैं? आइसबर्ग बेसिकली बोलते हैं माउंटेन ऑफ आइस को, बर्फ का पहाड़, ठोस बर्फ का पहाड़। तो आइसबर्ग्स भी बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं एंटार्क्टिका पर, बर्फ के पहाड़, और इतने बड़े पाए जाते हैं उसका एक रिकॉर्ड जो है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्रैकेट में। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम
जो एक यूरोपियन कंट्री है, उस बेल्जियम देश का जितना क्षेत्रफल है, जितना एरिया है, उतना बड़ा एरिया का एक आइसबर्ग पाया जा चुका है एंटार्क्टिका पर, जो कि अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक आइसबर्ग, एक पहाड़, बर्फ का पहाड़ जिसका एरिया बेल्जियम देश के बराबर है। तो इतना बड़ा आइसबर्ग वहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे विजुअल स्केल डिस्कस की है कि छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं। छोटी चीज़ों का एग्जाम्पल दिया है कीड़े मकोड़े जैसे छोटे चीज़, और बड़ी चीज़ों के एग्जाम्पल में दिया है ब्लू व्हेल्स बड़ी चीज़, और आइसबर्ग्स बर्फ के पहाड़। कितने बड़े बड़े बर्फ के पहाड़? तो जो लार्जेस्ट रिकॉर्डेड है दैट वाज द साइज ऑफ बेल्जियम। डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानकारी है आपके लिए। 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट, इसका क्या मतलब है कि एंटार्क्टिका पर जो दिन और रात होता है वो 5-5 महीनों का होता है और लगातार होता है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। मतलब ये है कि समर में, गर्मी के दिन में, जब एंटार्क्टिका पे सूर्य उदय होता है, जब सनराइज होता है गर्मी के दिनों में, तो फिर सनसेट होता ही नहीं। कितने दिनों तक? ऑलमोस्ट 5 मंथ्स तक। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 5 महीना तक सनसेट ही नहीं होता वहाँ। मतलब 5 महीना तक सूर्य दिख ही रहा है आपको लगातार 5 महीनों तक समर के सीजन में। और फिर उल्टा होता है, विंटर में क्या होता है कि जब अंधेरा होता है, एक बार जब सनसेट हो जाता है, तो फिर 5 महीनों तक सनसेट ही रहता है। 5 महीनों तक फिर सूर्योदय नहीं होता। 5 महीने सनसेट रहेगा, 5 महीने सनराइज रहेगा, और जो 2 महीने बचते हैं उसमें थोड़ा बराबर बराबर रहता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट, मतलब कि ये समर सीजन में वहाँ पे एक्सक्यूज मी, इसका मतलब है कि वो तिशानी दोशी का जो जर्नी था वो समर सीजन में हुआ था, और जब वो वहाँ पहुँची तो एज़ यूजुअल जो सनराइज हुआ समर सीजन में, तो वो 24 आवर का सनराइज था। मतलब 24 घंटे दिन ही रह रहा है, उजाला ही रह रहा है। और सिर्फ 24 घंटे नहीं रहेगा, वो 5 महीनों तक वो सनराइज ही रहेगा, सनसेट होगा ही नहीं 5 महीनों तक। और फिर जब 5 महीने बाद सनसेट होगा तो फिर 5 महीनों तक सनराइज नहीं होगा उस जगह पे। और जो 2 महीने बीच में बचते हैं, वो 2 महीने जो हैं, जो ऑटम सीजन के महीने होते हैं, वो 2 महीने जो हैं वो फिर नॉर्मल तरह का 12-12 घंटा का दिन और 12-12 घंटा का रात होता है वहाँ पर। लेकिन वो सिर्फ 2 महीने तक होता है। बाकी 10 महीने, 5 महीने टोटल नाइट और 5 महीने टोटल डे, 24 आवर नाइट एंड 24 आवर डेज चलते रहता है। तो वो लिखती हैं कि जब वो वहाँ गई थी तो दिन जो है गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मतलब दिन जो था वो दिन चलता ही जा रहा था, शाम हो ही नहीं रहा था, सनसेट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और वहाँ पर 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट था, पूरा सनराइज ही था, डूबा ही नहीं। उसके अलावा और क्या था वहाँ? यूबिक्विटस साइलेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यूबिक्विटस साइलेंस मतलब अ साइलेंस दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह एंटार्क्टिका पर सिर्फ और सिर्फ साइलेंस है, पूरी तरह से साइलेंस है वहाँ पर हर जगह। यूबिक्विटस का मतलब है अ साइलेंस दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इसको एक और वर्ड से हम लोग यूज़ करते हैं, ओमनी प्रेजेंट। जैसे भगवान के बारे में बोलते हैं, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान हर जगह है। वैसे ही एंटार्क्टिका पर साइलेंस इज एवरीवेयर, हर जगह सिर्फ साइलेंस ही है। और 24 घंटा
सनराइज है, हर जगह साइलेंस है, लेकिन ये साइलेंस जो है वो कभी कभी इंटरप्ट हो जाता है, इंटरप्ट होता है कभी कभी, ओकेजनल मतलब समटाइम्स, कभी कभी इंटरप्ट होता है यहाँ का साइलेंस। कब इंटरप्ट होता है? जब एवेलेंशे होता है या काविंग आइस शीट लिखा हुआ है। एवेलेंशे और काविंग आइस शीट का एक ही मीनिंग है, तभी और बीच में लिखता है। और एवेलेंशे का मतलब है आइस शीट का मेल्ट होकर के बर्फ के पहाड़ से बर्फ के टुकड़ों का स्लाइड होकर के नीचे गिर जाना। जो हमने अभी देखा कि वहाँ पर बेल्जियम देश के बराबर के एरिया के आइसबर्ग्स पाए जाते हैं। जब उन आइसबर्ग्स से बर्फ का टुकड़ा टूट करके नीचे गिरता है, हिंदी में जैसे हम लोग पहाड़ों में यूज़ करते हैं एक वर्ड हिंदी में, भूस्खलन, लैंड स्लाइडिंग। तो जब लैंड के जगह आइस आ जाए और आइस स्लाइडिंग बोला जाए, तो आइस स्लाइडिंग को एग्जैक्टली एवेलेंशे वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो ये जो साइलेंस है वो उस जगह को कंसिक्रेट कर देता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये साइलेंस, यूबिक्विटस साइलेंस, उस जगह को मतलब एंटार्क्टिका को कंसिक्रेट कर देता है। कंसिक्रेट का एक मीनिंग होता है बहुत आसान सा, पवित्र। साइलेंस के वजह से एंटार्क्टिका जो है वो पवित्र जगह जैसा लगता है। इट इज एन इमर्सन। इमर्सन का मतलब है कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, किसी काम में पूरी तल्लीनता से इन्वॉल्व हो जाना या पूर्ण ध्यान मग्नता से इन्वॉल्व हो जाना। अगर आप वहाँ पहुँच करके और वहाँ के सिचुएशन में आप पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे, तब आपको ये समझ आएगा कि अर्थ का जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है वो कितना पुराना है और हम लोग उस जियोलॉजिकल हिस्ट्री को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो अर्थ जो 650 मिलियन ईयर्स से भी पहले सालों से चला आ रहा है, 65 करोड़ सालों से भी पहले से चला आ रहा है, उस अर्थ को हम लोग जो हैं वो आगे 100 साल 500 साल मैक्सिमम, उससे ज़्यादा का ज़िंदगी इस अर्थ का अब बचा नहीं है। एंड रिस्पॉन्सिबल जो हैं इस चीज़ के वो सिर्फ और सिर्फ हैं ह्यूमन बींग्स एंड द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो लिखते हैं कि जब आप वहाँ पे जा कर के पूरी ध्यान मग्न हो जाते हैं, उस जगह के बारे में सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, तब आपको पता चलता है कि अर्थ का जियोलॉजिकल हिस्ट्री कितना पुराना है। और तब हमें ये भी पता चलता है एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। प्रोग्नोसिस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्नोसिस का मतलब है फ्यूचर। ह्यूमंस का फ्यूचर इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है। ये बात का पता हमें एंटार्क्टिका पे चलता है। और तब ये बात पता चलता है जब हम लोग एंटार्क्टिका पर बड़े बड़े आइस शीट्स को, आइसबर्ग्स को मेल्ट होते हुए देखते हैं, जब हम लोग एवेलेंशे देखते हैं वहाँ, तब हम लोग को पता चलता है कि हमारा फ्यूचर जो है, प्रोग्नोसिस ऑफ ह्यूमंस इज नॉट गुड। तो ये आज के क्लास के लिए था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।